सुनो, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सुनकर तुम्हारी रूह कांप उठेगी। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर की, जहाँ एक विशाल हवेली खड़ी थी। लेकिन ये कोई साधारण हवेली नहीं थी। ये थी ठाकुर सारंग की हवेली, जिसकी दीवारों में आज भी चीखें गूंजती हैं। साल था 1947, आजादी का साल। लेकिन इस हवेली में एक मासूम बच्ची को आजादी नहीं मिली। उसका नाम था चंपा, महज 10 साल की नन्ही सी जान, जिसके शरीर पर सफेद निशान थे। आज हम इसे ल्यूकोडर्मा या सफेद दाग कहते हैं, लेकिन उस जमाने में लोग इसे कोढ़ या श्राप समझते थे। चंपा की माँ सावित्री उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसका बाप ठाकुर सारंग, वो एक क्रूर इंसान था। उसे अपनी इज्जत से ज्यादा कुछ प्यारा नहीं था, और चंपा के सफेद दाग वे उसकी इज्जत पर धब्बा थे। ठाकुर सारंग ने कई बार कोशिश की अपनी ही बेटी को मारने की। पहली बार उसने चंपा के दूध में जहर मिला दिया, लेकिन सावित्री को शक हो गया और उसने आखिरी वक्त पर दूध का गिलास छीन लिया। एक अंधेरी रात को सारंग चंपा को छत पर ले गया। वहां खड़ी मासूम बच्ची को उसने पीछे से धक्का देने की कोशिश की, लेकिन सावित्री वहां पहुंच गई और अपनी बेटी को बचा लिया। हर बार सावित्री अपनी बेटी को बचा लेती थी। ये बात सारंग को और भी पागल बना रही थी। फिर उसके दिमाग में एक शैतानी योजना आई। एक दिन सारंग ने सावित्री से कहा, तुम्हारे बाप की तबीयत बहुत खराब है, चिट्ठी आई है कि तुम फौरन मायके चली जाओ। सावित्री घबरा गई। उस जमाने में फोन नहीं होते थे, सिर्फ चिट्ठियां आती थी। वो तुरंत अपने मायके के लिए निकल पड़ी। लेकिन जब वो वहां पहुंची तो उसे पता चला कि उसके पिता बिल्कुल ठीक है। कोई चिट्ठी नहीं आई थी। सावित्री का दिल धक से रह गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये सारंग की चाल थी। उसकी चंपा खतरे में है। वो भागे, पागलों की तरह भागी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिस रात सावित्री मायके गई, उसी रात सारंग ने अपने पूरे खानदान को इकट्ठा किया। उसके भाई, उसके चचेरे भाई सब मिलकर चंपा के कमरे में गए। मासूम नींद में उसे क्या पता था कि उसके अपने खून वाले उसकी जान लेने आए हैं। सारंग ने एक तकिया उठाया और चंपा के चेहरे पर रख दिया। बच्ची ने हाथ पैर मारे, सांस लेने की कोशिश की। उसकी छोटी छोटी उंगलियां हवा में तड़पी, लेकिन 5-6 मर्दों ने मिलकर उसे दबाए रखा। कुछ ही मिनटों में चंपा की सांसें रुक गईं। उसकी मासूम आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। ठीक उसी वक्त सावित्री हवेली के दरवाजे पर पहुंची। उसने अपनी बेटी को आवाज दी, चंपा, चंपा। कोई जवाब नहीं आया। वह दौड़कर अंदर गई और जो मंजर उसने देखा वह किसी भी माँ के लिए सबसे बुरा सपना था। उसकी चंपा, उसकी नन्ही सी जान बेजान पड़ी थी। सावित्री चीखी, इतनी जोर से चीखी कि पूरी हवेली गूंज उठी। उसने सारंग का कॉलर पकड़ा और कहा, तूने मेरी बेटी को मार डाला, मैं तुझे पुलिस के हवाले करूंगी, तू फांसी पर चढ़ेगा। लेकिन सारंग को अपनी इज्जत की फिक्र थी, ठाकुर खानदान की इज्जत। अगर ये बात बाहर गई तो समाज में उनका क्या होगा। सारंग ने अपने भाइयों को इशारा किया। उन्होंने सावित्री को पकड़ लिया। सारंग ने अपने हाथों से अपनी ही पत्नी का गला घोट दिया। सावित्री की आंखों में आंसू थे, अपनी बेटी के लिए और अपनी इस बेरहम किस्मत के लिए। उस रात हवेली के पीछे 2 कब्रें खोदी गईं। एक माँ और एक बेटी को एक साथ दफना दिया गया। कोई पुलिस, कोई केस, कुछ नहीं, सिर्फ खामोशी और अंधेरा। लेकिन इस कहानी का अंत यही नहीं हुआ। असल में ये तो बस शुरुआत थी। अगले 2 सालों में एक एक करके सारंग का पूरा परिवार मरने लगा। पहले उसका सबसे बड़ा भाई दिल का दौरा पड़ने से मर गया। फिर उसके चचेरे भाई को सांप ने काट लिया। एक को छत से गिरने से मौत हुई। किसी को बुखार आया और वह कभी नहीं उठा। और आखिर में खुद सारंग। एक रात वो अपने बिस्तर पर सोया था। अक्सर उसे लगा कि कोई उसका गला दबा रहा है। उसने आंखें खोली तो सामने चंपा खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर सफेद दाग चमक रहे थे। चंपा ने कहा, बापू, मैंने तो आपसे सिर्फ प्यार चाहा था, लेकिन आपने मुझे मार डाला। अब मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। सारंग की चीख निकली और वह मर गया। शुद्ध डर से पूरे गांव में यह बात फैल गई कि ठाकुर की हवेली पर भूतों का साया है। लोग उस हवेली के पास जाने से भी डरने लगे। सारंग का एक बेटा था जो अमेरिका में अपने दूर के रिश्तेदार के पास रहता था। उसका नाम था विजय। वो हवेली का इकलौता वारिस था। जब उसे अपने परिवार की मौत की खबर मिली तो वो अपनी अमेरिकन पत्नी राधा के साथ भारत आया। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, मत जाओ उस हवेली में, विजय, वहां भूत रहते हैं, तुम्हारी भी जान चली जाएगी। लेकिन विजय हंसा। वो अमेरिका में पढ़ा लिखा था, आधुनिक था। उसे लगा कि लोग हवेली की कीमत गिराने के लिए ऐसी बातें फैला रहे हैं। आखिर वहां 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। राधा भी विजय के साथ थी।
लेकिन जैसे ही वे हवेली में दाखिल हुए, राधा को कुछ अजीब महसूस हुआ। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। दीवारों से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। पहली ही रात राधा की नींद खुली जब उसे लगा कि कोई उसका हाथ पकड़ रहा है। उसने आंखें खोली तो एक छोटी बच्ची उसके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे और हाथों पर सफेद दाग थे। मुझे भूख लगी है, मुझे बहुत दिनों से खाना नहीं मिला, राधा चीखी और विजय जाग गया। जब उसने लाइट जलाई तो वहां कोई नहीं था। विजय ने कहा, तुम्हें बुरा सपना आया होगा। लेकिन राधा जानती थी कि यह सपना नहीं था। अगले दिन उसने बिना देर किए पूरी हवेली की जांच पड़ताल शुरू करवाई। तांत्रिकों को बुलाया, पंडितों को बुलाया और फिर उसे हवेली के पीछे 2 कब्रें मिली, एक छोटी एक बड़ी। राधा ने तुरंत अमेरिका में अपने एक प्रोफेसर मित्र को फोन किया, प्रोफेसर रॉबर्ट, जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे। उन्होंने कई भूतों और आत्माओं के मामलों को सुलझाया था। प्रोफेसर ने कहा, राधा, तुम्हें हवेली के सारे कमरों में पड़ी चीजें जला देनी होंगी और जितने भी दस्तावेज मिले उनकी फोटो मुझे भेजो। राधा ने वैसा ही किया। उसने स्थानीय तांत्रिक की मदद से पुराने कपड़े, बिस्तर और दूसरी चीजें जला दी और फिर उसे एक पुरानी अलमारी में सारंग की डायरी मिली। जब उसने वो डायरी प्रोफेसर को भेजी और प्रोफेसर ने उसे पढ़ा तो पूरा सच सामने आ गया। सारंग ने अपनी डायरी में सब कुछ लिख रखा था, चंपा की हत्या, सावित्री की हत्या, सब कुछ। प्रोफेसर ने राधा को फोन किया। उनकी आवाज में घबराहट थी। राधा, सुनो, डायरी में यह भी लिखा है कि नवरात्रि के पहले दिन विजय गांव का ठाकुर बनेगा और दुर्गा अष्टमी के दिन चंपा उसे मार डालेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके बाप ने उसे मारा था। राधा के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने कैलेंडर देखा। दुर्गा अष्टमी को सिर्फ 11 दिन बचे थे। उसने विजय को सब बताया। पहले तो विजय को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन राधा के आग्रह पर उसने कहा, ठीक है, तुम जो करना चाहो करो, मैं तो ठाकुर बनूंगा क्योंकि ये परंपरा है। राधा ने तुरंत प्रोफेसर रॉबर्ट को भारत बुला लिया। प्रोफेसर रॉबर्ट जब भारत पहुंचे तो उन्होंने राधा से कहा, हमारे पास एक ही रास्ता है। बंगाल यूनिवर्सिटी में एक शापित सेक्शन है, वहां आत्माओं से जुड़ी एक किताब है। उस किताब में जरूर कोई उपाय होगा। राधा ने पूछा, लेकिन वो किताब लाएगा कौन? प्रोफेसर ने कहा, तुम्हें जाना होगा। मैं बाहर खड़ा रहकर मंत्रोच्चार करूंगा, लेकिन याद रखना, तुम्हें बहुत तेजी से किताब ढूंढनी है। उस सेक्शन की रक्षा 2 आत्माएं करती है। और सबसे जरूरी बात, पीछे मुड़कर नहीं देखना, वे तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेंगी। अगले ही दिन राधा और प्रोफेसर बंगाल यूनिवर्सिटी पहुंचे। रात के 2 बजे थे। यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी बिल्कुल वीरान थी। प्रोफेसर ने राधा को एक ताबीज दिया और कहा, हिम्मत रखना, तुम कर लोगी। राधा उस शापित सेक्शन में घुसी। वहां अंधेरा था, गाढ़ा अंधेरा। उसने टॉर्च जलाई और किताबें ढूंढने लगी। अचानक एक भारी अलमारी गिर गई, बिल्कुल राधा के सामने। वह बाल बाल बची। फिर ऊपर से एक झूमर गिरा। राधा भागी और किताबें ढूंढती रही और फिर उसे वह किताब मिल गई, आत्मा मुक्ति तंत्र, एक पुरानी धूल भरी किताब। राधा ने किताब उठाई और दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन तभी उसे पीछे से विजय की आवाज सुनाई दी, राधा, राधा, मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंस गया हूँ। राधा रुक गई। उसे प्रोफेसर की बात याद आई, पीछे मत मुड़ना। लेकिन यह तो विजय की आवाज थी, उसका पति। वह पलटी और उसने देखा विजय वहां खड़ा है। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर खून लगा था। विजय रोने लगा, राधा प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे बचाओ। लेकिन तभी उसे याद आया कि विजय तो हवेली में है। ये भ्रम था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एक अदृश्य शक्ति ने राधा को उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। राधा चीखी। वो 30वीं मंजिल से गिर रही थी। उसकी मौत तय थी। लेकिन नीचे प्रोफेसर रॉबर्ट ने एक ट्रक भरा गद्दों का खड़ा कर रखा था। वे जानते थे कि आत्माएं राधा को बाहर फेंकने की कोशिश करेंगी। राधा उन गद्दों पर गिरी। उसे चोट लगी, लेकिन वो बच गई। और सबसे जरूरी बात, किताब उसके हाथ में थी। प्रोफेसर ने राधा को उठाया और कहा, तुमने बहुत अच्छा किया, अब चलो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वे हवेली वापस आए। प्रोफेसर ने पूरी रात किताब पढ़ी। सुबह होते होते उन्हें उपाय मिल गया। प्रोफेसर ने राधा और विजय को 2 अंगूठियां दी। ये अंगूठियां तुम्हारी रक्षा करेंगी, लेकिन ये काफी नहीं है, हमें और तैयारी करनी होगी। किताब में लिखा था कि आत्माओं को मुक्त करने के लिए उन्हें उनका बदला दिलाना होगा, लेकिन असली इंसानों को मारकर नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक रूप से। नवरात्रि शुरू हो गई। विजय गांव का ठाकुर बन गया और उसी रात से अजीब चीजें होने लगी। पहली रात विजय के कमरे में एक परछाई दिखी, चंपा की परछाई। वो सिर्फ देख रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी।
दूसरी रात विजय को लगा कि कोई उसका गला घोंट रहा है। राधा दौड़ी आई और अंगूठी की शक्ति से आत्मा को भगा दिया। तीसरी रात खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी, दरवाजे धड़धड़ाने लगे। प्रोफेसर ने कहा, आत्माएं शक्तिशाली होती जा रही है, हमें जल्दी करना होगा। राधा ने पूरे देश से सबसे शक्तिशाली तांत्रिकों को बुलवाया, बनारस से, उज्जैन से, कामाख्या से, हर जगह से। लेकिन चंपा और सावित्री की आत्माएं बहुत शक्तिशाली थी। एक तांत्रिक ने कोशिश की आत्माओं को बांधने की, लेकिन उसी रात वो तांत्रिक अचानक बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार आया और वो बेहोश हो गया। दूसरे तांत्रिक ने यज्ञ किया, लेकिन यज्ञ के बीच में ही तेज हवा चली और सारी चीजें उड़ गईं। प्रोफेसर रॉबर्ट समझ गए कि सामान्य तरीके काम नहीं करेंगे। उन्हें किताब में बताया गया खास उपाय करना होगा। और आखिर वह दिन आ गया, दुर्गा अष्टमी। पूरा गांव डर से थर थर कांप रहा था। लोग अपने घरों में बंद हो गए थे। सब जानते थे कि आज रात कुछ भयानक होने वाला है। शाम होते ही हवेली में अजीब आवाजें आने लगी। दीवारों से खून टपकने लगा। हवा में एक बच्ची के रोने की आवाज गूंजने लगी। प्रोफेसर रॉबर्ट ने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। उन्होंने सारंग और उसके पूरे खानदान की रियलिस्टिक मूर्तियां बनवाई थी, बिल्कुल असली इंसानों जैसी। रात के 12 बजे हवेली में सन्नाटा छा गया। एक अजीब सी ठंडक फैल गई और फिर चंपा प्रकट हुई। चंपा अब वैसी मासूम बच्ची नहीं रह गई थी। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया था। उसकी आंखें लाल थी, बाल बिखरे हुए थे। उसने विजय को देखा और बोली, तुम सारंग के खून हो। तुम्हारी नसों में उसी का खून बहता है जिसने मुझे मारा। आज मैं अपना बदला लूंगी। वह विजय की तरफ बढ़ी। राधा उसके सामने आ गई। अंगूठी ने थोड़ा असर किया, लेकिन चंपा बहुत शक्तिशाली थी। प्रोफेसर ने मंत्रोच्चार शुरू किया। तांत्रिकों ने अपने अपने मंत्र पढ़ने शुरू किए। चंपा चीखी, तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते, मैं बहुत इंतजार कर चुकी हूँ। हवेली हिलने लगी, खिड़कियों के शीशे टूटने लगे, फर्नीचर उड़ने लगा। और तभी एक और आत्मा प्रकट हुई, सावित्री, चंपा की माँ। सावित्री के प्रकट होते ही पूरे गांव में अंधेरा छा गया। बिजली चली गई, सड़कों पर एक भी बत्ती नहीं जली। सावित्री की आत्मा और भी क्रोधित थी। आखिर उसे अपनी बेटी के साथ साथ अपना भी बदला लेना था। उसने कहा, सारंग ने मेरी बेटी को मारा, मुझे मारा, हमें जिंदा गाड़ दिया। आज हम अपना हक लेंगे। दोनों आत्माएं हारी। प्रोफेसर ने चिल्लाकर कहा, चंपा, सावित्री, सुनो मेरी बात। आत्माएं रुक गईं। प्रोफेसर ने कहा, तुम्हें अपना बदला चाहिए? तुम्हारे दुश्मन कौन थे? सिर्फ सारंग नहीं, उसका पूरा खानदान। वे सब जिन्होंने मिलकर चंपा को मारा, वे सब जो उस वक्त मौजूद थे। उन्होंने उन सारी मूर्तियों को हवेली के बीचों बीच रख दिया। सारंग की मूर्ति, उसके भाइयों की मूर्तियां, सब। प्रोफेसर ने कहा, ये रहे तुम्हारे दुश्मन, इन्हें मारो, इनसे अपना बदला लो और फिर मुक्त हो जाओ। गांव वालों को अपने डर से आजाद करो। चंपा और सावित्री ने उन मूर्तियों को देखा। चंपा चीखी और सारंग की मूर्ति पर टूट पड़ी। उसने अपनी शक्ति से मूर्ति का सिर धड़ से अलग कर दिया। सावित्री ने बाकी मूर्तियों पर हमला किया। एक एक करके सारी मूर्तियां टूटने लगी। खून जैसा लाल रंग चारों तरफ फैल गया। ये एक भयानक मंजर था। आत्माओं ने अपने क्रोध में सारी मूर्तियों को तबाह कर दिया। जब आखिरी मूर्ति भी टूट गई तो चंपा और सावित्री थम गई। उनका गुस्सा शांत हो गया था। चंपा ने विजय को देखा। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं था, सिर्फ दुख। उसने कहा, मुझे सिर्फ अपने बापू से प्यार चाहिए था, बस इतना सा। लेकिन उसने मुझे मार डाला क्योंकि मेरे शरीर पर सफेद निशान थे। मैं अलग दिखती थी। राधा के आंसू निकल आए। प्रोफेसर भी भावुक हो गए। प्रोफेसर ने धीरे से कहा, चंपा, तुम्हारा बदला पूरा हो गया। अब तुम्हें और तुम्हारी माँ को मुक्ति मिलनी चाहिए। तुम इस धरती पर इतने साल तक अटकी रही, अब स्वर्ग जाने का समय आ गया है। चंपा ने अपनी माँ को देखा। सावित्री ने अपनी बेटी को गले लगाया। प्रोफेसर ने आत्मा मुक्ति यज्ञ शुरू किया। सारे तांत्रिक मिलकर मंत्रों का उच्चारण करने लगे। पवित्र धुआं पूरी हवेली में फैल गया। चंपा और सावित्री की आत्माएं धीरे धीरे हल्की होने लगी। उनके चेहरों पर शांति छा गई। चंपा ने आखिरी बार विजय को देखा और कहा, तुम अच्छे हो, तुम्हारा कोई दोष नहीं था। माफ करना कि हमने तुम्हें डराया, लेकिन हमारा दर्द बहुत गहरा था। और फिर एक तेज रोशनी फैली। चंपा और सावित्री की आत्माएं उस रोशनी में विलीन हो गईं। सुबह हुई। पहली बार इतने सालों में हवेली में सूरज की रोशनी आई। गांव वाले बाहर निकले। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर शांति हो गई। विजय ने उस जगह जहां चंपा और सावित्री दफन थी, एक सुंदर समाधि बनवाई। उस पर लिखवाया, चंपा और सावित्री, जिन्हें दुनिया ने नहीं समझा पर जिनका प्यार अमर है। राधा और विजय ने हवेली को एक अनाथालय में बदलने का ख्याल बोला।
खास तौर पर उन बच्चों के लिए जिन्हें समाज अलग समझता है, जिनके शरीर पर निशान है। प्रोफेसर रॉबर्ट ने कहा, यह सबसे अच्छा श्रद्धांजलि होगी चंपा को। वह भी तो बस प्यार चाहती थी। आज वह हवेली बच्चों की हंसी से गूंजती है। वहां अब कोई भूत नहीं है, सिर्फ प्यार है। लेकिन कभी कभी रात को जब चांद निकलता है तो माली को लगता है कि वह एक छोटी बच्ची को बगीचे में खेलते देखता है। उसके चेहरे पर सफेद दाग है और वह मुस्कुरा रही है। शायद चंपा की आत्मा अब भी वहां आती है, लेकिन अब वह खुश है क्योंकि उस हवेली में अब उसी जैसे बच्चों को प्यार मिलता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी को भी उसकी शक्ल या शरीर के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। हर इंसान को प्यार और सम्मान मिलना चाहिए। चंपा को यह नहीं मिला, लेकिन उसकी कुर्बानी ने दूसरे बच्चों को यह हक दिला दिया। और इसी के साथ खत्म होती है चंपा की कहानी। एक ऐसी कहानी जो डरावनी है, लेकिन साथ ही दिल को छू जाती है।